हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के टॉपिक सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस टॉपिक सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हमारे प्रीवियस लेक्चर पार्ट 1 to 6 जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से क्लिक करके आप इन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज हम सेबी गाइडलाइंस फॉर राइट शेयर्स। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं राइट शेयर्स क्या होते हैं। देखिए, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है तो उसे राइट शेयर्स कहते हैं। इनकी ये उनका एक प्रायोरिटी होती है, ये उनके पास एक फर्स्ट राइट होता है कि वो अदर शेयर होल्डर से पहले इन शेयर्स को बाय कर सकें, इसलिए इनको राइट शेयर्स कहते हैं। सेबी ने इन राइट शेयर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की गई हैं। उन गाइडलाइंस को हर एक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है राइट इशू करते वक्त। एक एक करके इस गाइडलाइंस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, सबमिट अ ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर। देखिए, जो भी कंपनी जो है वो राइट इशू के थ्रू मनी रेज करना चाहती है तो उसे क्या करना होगा, उसे इसके लिए ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सबमिट करना होगा सेबी के पास, और ये भी बताना होगा कि उसके शेयर किस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है जहाँ पर वो राइट इशू के द्वारा नए शेयर्स इशू करना चाहती है और न्यू मनी रेज करना चाहती है। इसके लिए सेबी ने गाइडलाइंस बना रखी है कि जो कैटेगरी 1 के मर्चेंट बैंकर्स हैं वो तो 50 लाख रुपये से ऊपर का शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन जो 50 लाख रुपये से मतलब जो कैटेगरी 1 के मर्चेंट बैंकर्स नहीं हैं वो 50 लाख से ऊपर का जो शेयर इशू नहीं कर सकते, यानी कि उनकी जो लिमिट है वो मैक्सिमम 50 लाख रुपये तक ही है। सेकंड जो गाइडलाइंस आती है दैट इज़ रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। देखिए, जब कोई कंपनी अपना राइट इशू लाती है तो ये राइट इशू जो है 42 डेज़ यानी कि 42 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। अगर कंपनी को जो है 42 डेज़ के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव नहीं हो पाता तो उस केस में क्या होता है, कंपनी को जो है अपना उनका जो पैसा है शेयर होल्डर्स का वो 8 डेज़ के अंदर अंदर वापस लौटाना होता है। और मान लीजिए कंपनी जो है 8 डेज़ के अंदर इस पैसे को नहीं लौटा पाती तो उस केस में जो है कंपनी को डिले होने पर इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट इस पैसे को लौटाना होगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी इंटरेस्ट की। तीसरी जो गाइडलाइंस आती है दैट इज़ टाइम फ्रेम फॉर ड्राफ्ट। जो ड्राफ्ट है उसके लिए टाइम फ्रेम डिसाइड कर रखा है सेबी ने, और उस टाइम फ्रेम के अंदर ही इस ड्राफ्ट को, इस प्रोस्पेक्टस को लाना होता है। देखिए, जो कंपनी का जो मर्चेंट बैंकर है उस मर्चेंट बैंकर को इशू करने से मतलब जो इशू की डेट है उससे 6 वीक पहले, 6 वीक्स पहले जो है सेबी के पास जो है लेटर ऑफ ऑफर सबमिट करना होगा। और उस 6 वीक के पहले जब इस लेटर ऑफ ऑफर को सबमिट किया जाएगा सेबी के पास तो सेबी उस लेटर ऑफ ऑफर को पढ़ेगी और उसके ऊपर कुछ अपने कमेंट डालेगी। मान लीजिए कंपनी जो सेबी है वो उन प्रोस्पेक्टस पर, लेटर ऑफ ऑफर पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं डालती तो कंपनी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए वो उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन लगा देती है सेबी, तो कंपनी को क्या करना होगा, उस ऑब्जेक्शंस को सॉर्ट आउट करना होगा, ठीक करना होगा, और इशू करने से 2 वीक पहले, कम से कम 2 वीक पहले उन कमेंट्स को ठीक करने के बाद जो है दोबारा से लेटर ऑफ ऑफर जो है सेबी के पास सबमिट करना होगा। और ये भी एक सर्टिफिकेट देना होगा सेबी के पास कि कंपनी ने जो है अपनी सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर ली हैं। तो ये भी जो है सेबी के पास सबमिट करना जरूरी है कि उसने जितनी भी जो भी फॉर्मेलिटीज़ बनती थी वो सारी फुलफिल कर ली हैं। चौथी गाइडलाइंस दोस्तों आती है दैट इज़ द कॉन्ट्रीमेंट टू द कंपनी एक्ट। देखिए, होता क्या है कि जो भी लेटर ऑफ ऑफर है या जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसका कोई भी जो स्टेटमेंट है वो कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी उसके जो भी उस स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर वो सारे जो है कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये भी डिक्लेयर करना पड़ता है कि कंपनी ने जो है सभी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं, जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर ली हैं, और जो भी सेबी, गवर्नमेंट या फिर कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा जो भी कोई गाइडलाइंस जारी की गई है उन सभी गाइडलाइंस का जो है फुली तरीके से प्रॉपर वे में जो है पालन किया गया है, उसको फॉलोअप किया गया है, उसको कंप्लाई किया गया है। तो मेन यही गाइडलाइंस थी राइट शेयर्स के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेबी गाइडलाइंस फॉर रिजर्वेशन इन अलॉटमेंट। देखिए, जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है
तो वो कुछ कैटेगरी के लिए जो है शेयर्स को रिजर्व कर सकती है, यानी कि उस शेयर्स का कुछ हिस्सा जो है कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर पर्सनस के लिए, कुछ पर्टिकुलर अथॉरिटी के लिए जो है वो रिजर्व रख सकती है। उस केस में क्या होता है कि वो ऑफ़र जो है पब्लिक को इशू नहीं किया जाता, लेकिन इसके लिए भी सेबी ने गाइडेंस बना रखी है कि टोटल शेयर का कम से कम 25% पब्लिक को इशू करना जरूरी है, यानी कि 75% से ज़्यादा रिजर्वेशन पॉसिबल नहीं है। वो रिजर्वेशन किस तरीके से हो सकती है, यानी कि उस रिजर्वेशन को भी किस तरीके से बायरफिकेट किया जाएगा, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले परमानेंट एम्प्लॉयज़। देखिए, जो कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि उस कंपनी में परमानेंटली वर्क करते हैं, रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहे उनमें डायरेक्टर भी इंक्लूड हैं, उनको कंपनी जो है रिजर्वेशन दे सकती है अलॉटमेंट के अंदर। लेकिन जो ये रिजर्वेशन है उसकी एक लिमिट है, मैक्सिमम 10% जो है एमपीए का दे सकती है। यहाँ एमपीए का मतलब है मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट, यानी कि 10% से ज़्यादा उनको रिजर्वेशन नहीं रखा जा सकता। तो इनकी जो लिमिट है वो मैक्सिमम 10% की है। सेकंड जो आता है वो आता है शेयर होल्डर ऑफ प्रमोटिंग कंपनी। ध्यान रखना, शेयर होल्डर्स ऑफ प्रमोटिंग कंपनी क्या है। मान लीजिए कोई नई कंपनी प्रमोट की जा रही है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के द्वारा, उस केस में क्या होगा, जो प्रमोटिंग कंपनी है उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए जो है रिजर्वेशन जो है मैक्सिमम 10% तक रखी जा सकती है, क्योंकि वो क्योंकि एक नई कंपनी है तो प्रमोटिंग कंपनी के ही शेयर होल्डर्स होंगे, उस नई कंपनी के तो भी शेयर होल्डर बने नहीं है। तो जो प्रमोटिंग कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स के लिए जो है 10% मैक्सिमम परमिसेबल अमाउंट का रिजर्व रखा जा सकता है। इसी प्रकार थर्ड आता है दैट इज़ द इंडियन म्यूचुअल फंड्स। याद रखना, जो भी इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन रखा जा सकता है, और जो रिजर्वेशन की लिमिट है वो मैक्सिमम परमिसेबल अमाउंट की 20% है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए 20% ही रिजर्वेशन रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं रखा जा सकता है। नंबर फोर्थ आता है दैट इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देखिए, ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो फॉरेन होते हैं। अब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वास्तव में होते क्या है, एक्चुअली ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने होते हैं, एक कंपनीज टाइप में होती हैं जो लोगों से पैसा इकट्ठा करती हैं और दूसरी कंट्री में लगाती हैं, इसलिए इनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। तो सेबी की गाइडलाइंस जो है इन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी है रिजर्वेशन के लिए। इसमें एनआरआईज यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस एज वेल एज ओसीबी। ओसीबी क्या होता है, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी, यानी कि बड़े बड़े जो विदेशी बिजनेस के घराने हैं वो सब मिलाकर इनकी जो मैक्सिमम परमिसेबल अमाउंट लिमिट है वो 30% है। तो इसमें जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए, इसके अलावा एनआरआईज आ गए, या बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं विदेशी वो सब आ गए, उन सब की जो मिलाकर मैक्सिमम लिमिट है वो 30% है। नंबर फिफ्थ आता है इंडियन एंड मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जितने भी इंडियन या मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इंडिया के आईडीबीआई, सिडबी, नाबार्ड, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, एलआईसी, इन सब के लिए भी लिमिट फिक्स की गई है कि मैक्सिमम जो परमिसेबल अमाउंट है वो इनके लिए 20% है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए जो रिजर्वेशन रखी जा सकती है वो 20% तक रखी जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रखी जा सकती। तो यहाँ पर आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं सेबी गाइडलाइंस, रिजर्वेशन इन अलॉटमेंट एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं दैट इज़ द सेबी गाइडलाइंस फॉर फर्म अलॉटमेंट। अब कई बार यहाँ क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। जो पिछला टॉपिक था वो था कि कंपनी अपने शेयर्स को किस तरीके से रिजर्व करेगी अलग अलग कैटेगरी के लिए। यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं फर्म अलॉटमेंट। कई बार कंपनी क्या करती है, कुछ लोगों को प्रायोरिटी देती है कि उन्हीं को पहले अलॉटमेंट किया जाए, इसलिए उसको फर्म अलॉटमेंट कहते हैं। और ये जिनको इशू किया जाएगा उनको ये लेना ही लेना है, उनके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि वो अप्लाई कर रहे हैं, उनको लेना ही लेना है। तो कंपनी जो है अपना एक फर्म अलॉटमेंट रख सकती है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के लिए। इसके लिए सेबी की क्या गाइडलाइंस है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में FIIs भी कहते हैं। देखिए, जैसा हमने पीछे भी डिस्कस किया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो होते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ के लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, उस कंट्री के लोगों से, और दूसरी कंट्री में पैसा लगाते हैं। जो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए सेबी ने मैक्सिमम लिमिट रख रखी है फर्म अलॉटमेंट की, वो है 30%, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टोटल फर्म अलॉटमेंट का 30% जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि FIIs को इशू किया जा सकता है। सेकंड आता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया गया, जो कि डेवलपिंग वर्क के लिए होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया, LIC हो गया, या IDBI हो गया,
इसी तरीके के उनके लिए जो मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट है, यानी कि जो मैक्सिमम फर्म अलॉटमेंट की लिमिट है वो 20% है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए 20% जो है फर्म अलॉटमेंट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। थर्ड आता है दैट इज़ इंडियन म्यूचुअल फंड्स। जितने भी हमारे इंडिया के म्यूचुअल फंड्स हैं उनके लिए भी फर्म अलॉटमेंट किया जा सकता है, और इसकी भी जो लिमिट है वो मैक्सिमम 20% है, यानी कि 20% से ज़्यादा जो है इशू का फर्म अलॉटमेंट इन म्यूचुअल फंड्स को नहीं किया जा सकता। नंबर 4 आता है परमानेंट रेगुलर एम्प्लॉयज़। जो भी कंपनी के जो परमानेंट रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, ध्यान रहे ये परमानेंट होने चाहिए और रेगुलर एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, यानी कि कैजुअल एम्प्लॉयज़ नहीं होने चाहिए जिन्हें कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए रखा जाए, या फिर जिनकी जॉब जो है वो परमानेंट नेचर की नहीं है। इसमें केवल वही आएंगे जो परमानेंट कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं। उनके लिए जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10% है, यानी कि टोटल फर्म अलॉटमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा 10% जो है इनको दिया जा सकता है। नंबर 5 आता है लीड बैंकर। जो भी इशू से रिलेटेड लीड बैंक कर रहा है उसके लिए भी कंपनी जो है फर्म अलॉटमेंट रख सकती है, और इस फर्म अलॉटमेंट की जो लिमिट है वो 5% है। नंबर 6 आता है एम्प्लॉयज़ ऑफ प्रमोटिंग कंपनी। जो भी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी फर्म अलॉटमेंट की लिमिट रखी जा सकती है, और ये लिमिट है वो मैक्सिमम 10% तक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रमोटिंग कंपनी के एम्प्लॉयज़ को 10% तक ही हम दे सकते हैं फर्म अलॉटमेंट में। जो हमने 4th पॉइंट में पढ़ा था वो करंट कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, और हम 6th पॉइंट में जो पढ़ रहे हैं वो प्रमोटिंग कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं। नंबर 7 जो आता है वो आता है प्रमोटर्स। अब मान लीजिए जो भी ऊपर हमने फर्म अलॉटमेंट किया है उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो प्रमोटर के लिए बचेगा, यानी कि 5% से लेके जो भी एक्स्ट्रा बैलेंस बचेगा वो सारा प्रमोटर्स के लिए, यानी कि उस फर्म अलॉटमेंट के लिए प्रमोटर एलिजिबल है उसको लेने के लिए। तो पहले हमने डिस्कस की सेबी की गाइडलाइन राइट इश्यू से रिलेटेड, फिर हमने डिस्कस की सेबी की गाइडलाइंस रिजर्वेशन शेयर्स, अब हमने डिस्कस की सेबी गाइडलाइंस फॉर फर्म अलॉटमेंट। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेबी गाइडलाइंस फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। देखिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है, कंपनी को कभी कभी क्या होता है पैसे की ज़रूरत होती है, तो कंपनी के कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स होते हैं जो कंपनी को रेगुलर मनी प्रोवाइड करते हैं, और वो भी स्पेशली कौन होते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं। उन प्रमोटर से ही कंपनी को जो है रेगुलर मनी मिलती रहती है, तो इनको भी जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जा सकता है। और ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए सेबी ने कुछ गाइडलाइंस इशू कर रखी है, उस गाइडलाइन को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रमोटर्स, यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कैसे किया जाएगा। देखिए सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है कंपनी अपने प्रमोटर्स जो कि उस कंट्री के हों, यानी कि लोकल प्रमोटर्स हों, या फिर फॉरेन कोलैबोरेटर्स, यानी कि मान लीजिए उस कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ टाइप है, जैसे मारुति सुजुकी, उसने सुजुकी कंपनी के साथ टाइप कर रखा है, तो वो कौन है, फॉरेन कोलैबोरेटर है। तो उस फॉरेन कोलैबोरेटर को, यानी कि फॉरेन प्रमोटर को, या फिर पेरेंट कंपनी के प्रमोटर, यानी कि उस कंपनी को जो प्रमोट कर रही है पेरेंट कंपनी, उसके प्रमोटर को कंपनी एक्ट के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उन रूल और रेगुलेशन को तो फॉलो करना ही करना है। इसकी जो लिमिट है कम से कम जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं एग्जिस्टिंग, उनकी 90% शेयर होल्डर की अप्रूवल होनी चाहिए इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए, यानी कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो 90% जो शेयर होल्डर्स हैं इस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए राजी होने चाहिए। अगर 90% जो शेयर होल्डर्स हैं वो राजी नहीं है, वो अपनी कंसेंट नहीं देते, वो अपनी एग्रीमेंट नहीं दिखाते इस रिगार्डिंग, तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं किया जा सकता। सेकेंड आता है द प्राइस ऑफ शेयर्स। अब जो ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जाएगा प्रमोटर्स को टाइम टू टाइम, इसकी प्राइसिंग क्या होगी। पहले क्या था, सेबी जब रूल रेगुलेशन बनाने से पहले बहुत ज़्यादा इसके अंदर धांधलेबाजी थी, यानी कि जो बहुत ही सस्ते रेट पे जो है प्रमोटर को ये शेयर इशू कर दिए जाते थे, और जिसका जो अदर शेयर होल्डर है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। सेबी ने इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल किया है और उसके लिए एक प्राइसिंग कैलकुलेशन बनाई है कि किस तरीके से जो है प्राइसिंग डिटरमाइन की जाए। ध्यान रहे ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो है मार्केट प्राइस पर किया जाएगा, और मार्केट प्राइस की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, वो कैलकुलेशन की जाएगी पिछले 6 महीने, यानी कि पिछले 6 महीने के जो वीकली हाई क्लोजिंग प्राइस हैं या लो क्लोजिंग प्राइस है, मतलब हर वीक में 5 दिन शेयर मार्केट ओपन होती है, तो उस पर्टिकुलर वीक का जो हाई प्राइस रहा है और उस पर्टिकुलर वीक का जो लो प्राइस क्लोज हुआ है। मान लीजिए मंडे को तो वो शेयर 600 रुपये पे हाईएस्ट पे गया है, और उसी वीक में जो है फ्राइडे या थर्सडे को वो 400 रुपये पे गया है, तो उस वीक का हाई हो जाएगा 600 रुपये और उस वीक का लो हो जाएगा 400 रुपये। ऐसे पिछले 6 महीने के जितने भी वीकली हाई और लो है उनके एवरेज के बेस पर कैलकुलेशन की जाएगी।
या फिर जो है इशू होने के यानी कि प्रेफरेंशियल इशू होने के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होने के 2 वीक पहले कि जो भी हाई और लो प्राइसेस यानी कि हाई क्लोजिंग प्राइसेस और लो क्लोजिंग प्राइसेस के जो एवरेज हैं उसके बेस पे की जाएगी। अब इन दोनों में से किसके बेस पे की जाएगी? जिसके बेस पर ज़्यादा मार्केट शेयर प्राइस आएगा उस पर की जाएगी। मान लीजिए 6 महीने वाले के हिसाब से तो शेयर का रेट आता है 600 रुपये, लेकिन दूसरे वाले तरीके से रेट आता है 500 रुपये 2 वीक वाले से। तो कौन सा ज़्यादा है? 600 रुपये वाला ज़्यादा है। तो उस केस में जो है शेयर का प्राइस 600 रुपये तय किया जाएगा, ना कि 500 रुपये। यानी कि इन दोनों मेथड में से जिस मेथड में ज़्यादा प्राइस आएगा वो प्रमोटर के लिए किया जाएगा, क्योंकि मकसद जो है वो ये है कि जो बाकी के शेयर होल्डर हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ताकि प्रमोटर इस चीज़ का फ़ायदा ना उठा पाए। थर्ड आता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू अदर देन प्रमोटर्स। जनरली जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जाता है वो प्रमोटर्स को किया जाता है, लेकिन सेबी ने इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है कि कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स के लिए जैसे एफआईज या एनआरआईज इनको भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी सेबी ने गाइडेंस दे रखी है। सेबी की गाइडेंस के अनुसार जो प्रमोटर के अलावा जो भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किए जाएंगे किसी भी अदर पर्सन को, चाहे वो एफआईज है या फिर एनआरआईज हैं, वो मार्केट प्राइस पर होगा। यहाँ मार्केट प्राइस से मतलब है जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसी मार्केट प्राइस पर किया जाएगा। और एक एफआईज को है, उसकी जो सिंगल एफआईज है उसकी मैक्सिमम लिमिट है 10%, यानी कि किसी पर्टिकुलर एफआईज को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को 10% से ज़्यादा शेयर इशू नहीं किए जा सकते। और टोटल जितने भी एफआईज हैं या एनआरआईज हैं उन सबको मिलाकर उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30% है, यानी कि जो टोटल इन फॉरेनर्स को 30% से ज़्यादा शेयर इशू नहीं हो सकते ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। इसको हम एक एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंपनी है, जैसे सिल्वर लेक कंपनी है, और उसने जो है 10% के लिए इशू किया, तो 10% तक ही ले सकती है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकती। लेकिन सिल्वर लेक की तरह है कोई अदर कंपनीज है, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड, और वो भी जो है 10% के लिए या 9% के लिए लगा रहे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30% है। यानी कि 30%, चाहे वो 10 इन्वेस्टर हो चाहे 4 इन्वेस्टर हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी इन सबको 30% तक ही इशू कर सकती है, उससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकती। नंबर 4 आता है दैट इज़ लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड क्या होता है? लॉक इन पीरियड वो पीरियड होता है जिस पीरियड में कंपनी जिसको शेयर्स देती है वो उन शेयर्स को बेच नहीं सकता या किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। यानी कि ये एक तरीके से लॉक हो जाता है, इस पीरियड के अंदर जो है उस इन्वेस्टमेंट की ट्रांसफरेबिलिटी नहीं हो सकती। इसको हम एक एग्जांपल से समझा सकते हैं। जैसे आप बैंक में एफडी कराते हैं, जब आप बैंक में एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, तो आपका एक पर्टिकुलर पैसा जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए लॉक हो गया, यानी कि आप उस पैसे में कुछ भी लेन देन नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने 2 साल के लिए एफडी कराई 2 लाख रुपए की, तो उस 2 लाख रुपए आपका 2 साल के लिए ब्लॉक हो गया। आप उस 2 साल में जो है उस 2 लाख रुपए को ना तो निकलवा सकते हो, तो वो एक तरीके से एक फिक्स हो गया अमाउंट, ना उसमें बढ़ेगा ना उसमें घटेगा, विद इंटरेस्ट आपको 2 साल बाद वो पैसा मिलेगा, तो उसको हम लॉक कह सकते हैं। इसी तरीके से जो है कंपनी के जो शेयर्स इश्यू किए जाते हैं प्रेफरेंशियल बेसिस पर, उनको लॉक इन पीरियड लगा दिया जाता है, और ये लॉक इन पीरियड जो है सेबी गाइडलाइंस के अनुसार 3 ईयर्स का है। यानी कि जिनको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया गया, चाहे वो प्रमोटर है या अदर देन प्रमोटर है, वो इन शेयर्स को 3 साल से पहले बेच नहीं सकते, किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज हमने सबसे पहले पढ़ा सेबी गाइडलाइंस फॉर राइट इशू ऑफ शेयर्स, फिर हमने पढ़ा सेबी गाइडलाइंस फॉर रिजर्वेशन इन शेयर्स, फिर हमने पढ़ा सेबी गाइडलाइंस फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, और अब हमने पढ़ा सेबी गाइडलाइंस फॉर अभी हमने पढ़ा सेबी गाइडलाइंस फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, और इससे पीछे हमने पढ़ा सेबी गाइडलाइंस फॉर फर्म अलॉटमेंट। तो आज हमने 4 टॉपिक पढ़े हैं दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा। आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, 4 टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस किए हैं, उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और अगर आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ना केवल अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ शेयर करिएगा बल्कि अदर कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। आप अपनी क्वेरी हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी gulianiclasses@gmail.com पर। आप हमारे फेसबुक पेज गुलियानी क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।